हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड एनी से होती है, जो कि यहाँ कुछ खाना लेकर भाग रही होती है। पर तभी उसे खाना छीनने के लिए बहुत सारे गुंडे उसके पीछे बढ़ जाते हैं और वो उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि वो हमें दे दो, पर एनी नहीं दे रही होती है। तो फिर वो लोग उसे मार मार के थक हार जाते हैं कि तुम्हें तो अपनी लाइफ की भी कोई परवाह नहीं है, और वो वहां से चले जाते हैं। फिर एनी खाना लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड जियांग के पास, और वो उसे ये खाना दे देती है। तो वो कहने लगता है कि देखो तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लग गई है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जियांग कहता है कि ऐसे कैसे चल सकता है, अगर अब तुम्हें इतनी चोट लग गई है तो तुम काम कैसे करोगी। एनी ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो जियांग उसे ढकेल देता है और वो यहाँ पर अपनी असली गर्लफ्रेंड याओ याओ को बुलाता है और उसे बताता है कि वो तो बस उसका यूज कर रहा था, और वो इस खाने को उसे दे देता है। तो याओ इस खाने को डॉग को फेंक कर दे देती है, और डॉग जब ये खाना छीन कर खाने लगता है तो एनी उसे लेने जाती है, पर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे वो खाना छीनने भी नहीं देते। और फिर यहाँ याओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आखिर इतनी ठंडी चल रही है, इसमें कौन ही वो खाना खाएगा। और वो मैजिक से सूप लाकर यहाँ जियांग को पिला रही होती है। एनी शॉक हो जाती है और यहाँ याओ से उसका पेंडेंट दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा ये पेंडेंट मैजिकल है और इसकी मदद से अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। एनी शॉक होती है कि उसे उसके पेंडेंट के बारे में कैसे पता था। फिर जियांग तो एनी को मार देता है और कहता है कि अब वो उन दोनों की लाइफ में कभी नहीं आ पाएगी, और दोनों यहाँ उसे मार के किस कर रहे होते और बड़े खुश हो रहे होते। पर तभी इतने में एनी की फिर नींद खुलती है और होश आते ही वो सोचने लगती है कि ये क्या, मैं तो मर गई थी ना। फिर वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलती है और रेडियो की आवाज सुनकर उसे आज की डेट पता लगती है, और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि बहुत ही आंधी तूफान आने वाला है, तो सभी लोग अपनी अरेंजमेंट्स कर ले और ऐसे मौसम में कहीं बाहर मत जाए। तो फिर ये न्यूज सुनते ही एनी को पता लगता है कि मैं रीबॉर्न हो चुकी हूँ और दुनिया खत्म होने के 3 दिन पहले के टाइम पर पहुंच चुकी हूँ। एनी देखती है कि इस टाइम पर उसका वो पेंडेंट भी उसके पास होता है जो कि याओ ने पिछली लाइफ में उससे ले ली थी, और दुनिया खत्म होने के आखिरी टाइम पर मजे करने के लिए वो उसके स्पेस का भी यूज कर रही थी। पर एनी तो बिना उस पेंडेंट की मदद से ही अपने उस स्पेस वाली जगह पर पहुंच जाती है, जो कि एक खाली रूम होता है जहाँ पर वो अपने मन से इमेजिन करके कभी भी पहुंच सकती है। और यहाँ का रूल है कि यहाँ से वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकती है। तो वो समझ जाती है दुनिया खत्म होने के टाइम पे वो यहाँ रह तो नहीं पाएगी, लेकिन कम से कम वो जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर सारा सामान स्टोरेज कर सकती है और इसका वो अच्छा यूज कर पाएगी। एनी सोचने लगती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसके पेरेंट्स की बहुत ही जल्दी मौत हो गई थी और उनकी कोई सेविंग्स भी नहीं थी, और एनी के पास जो बचे कुचे पैसे थे वो सारे वो जियांग के ऊपर लगा देती थी क्योंकि वो उसका क्रश था, और इसलिए वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट देने के लिए पैसे जमा करती थी और उसे दिया करती थी। एनी ने यहाँ पर उसे उसके आने वाले बर्थडे गिफ्ट के तौर पे बहुत ही महंगे लिमिटेड एडिशन वाले शूज भी खरीद के रखी होती है, और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में तो उसने वो भी उसे दे दी थी, पर अब वो डिसाइड कर लेती है कि ये तो दूर की बात है, अब वो जियांग को कुछ भी नहीं देने वाली है और उसे और याओ को वो सबक सिखाने वाली है, और वो उल्टा उसके पास भीख मांगने आएंगे। फिर एनी उस लिमिटेड एडिशन वाले शूज को वापस से उस स्टोर में रिटर्न करने के लिए पहुंच जाती है। तो फिर स्टाफ उसे कहती है कि तुम सच में इसे रिटर्न करना चाहती हो, इस लिमिटेड एडिशन वाले शूज को कितने सारे लोग लेने के लिए मरे रहे थे और तुम्हें तो इतनी मुश्किलों से मिल भी गया। एनी सोचती है कि ये पूरे 8,000 का है और इतने में तो वो पूरे 2 से 3 साल का आटा, तेल और चावल खरीद सकती है। फिर यहाँ पर एनी कंफर्म करते हुए कहने लगती है कि हाँ मुझे इसे रिटर्न करना है। तभी स्टोर में जियांग और याओ दोनों साथ में आए होते हैं, और याओ कहने लगती है कि देखो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ये यहाँ तुम्हारे लिए शूज खरीद रही है। तो वो कहता है कि मुझे ये ब्राउन कलर पसंद नहीं, मुझे तो ग्रीन कलर पसंद है, और मैंने कोई इसे गिफ्ट देने बोला नहीं हूँ, ये अपनी मर्जी से दे रही है। तभी इतने में ये सुनने के बाद एनी उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो जाओ अपना ट्रीटमेंट करवा लो। तो फिर याओ कहती है कि मुझे पता है कि जियांग ने तुम्हें पर्सनली अपने बर्थडे पर इन्वाइट नहीं किया, इसलिए तुम गुस्सा हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इनवाइट कर देती हूँ। कल जियांग का बर्थडे है तो उसकी बर्थडे पार्टी में जरूर आ जाना। तो फिर जियांग कहता है कि मैंने तो तुम्हें पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीद रही थी, तो फिर इनवाइट करके भी क्या ही मतलब था। तो वो कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें ज्यादा जानती नहीं, और वो स्टाफ से फिर से कहती है कि मुझे रिटर्न करना है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि आखिर इसका क्या मतलब है ना। एनी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ना, तुम दोनों यहाँ कपल रिंग पहन के घूम रहे हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी।
तो जियांग को तो यहाँ पूरा यकीन होता है कि एनी बाद में खुद ही उसके पास भीख मांगते हुए आएगी, कि वो उसे इग्नोर ना करे, और वो यहाँ से याओ को लेकर जाने वाला होता है। तो फिर याओ जाते हुए एनी से पूछती है कि तुमने ये अपना पेंडेंट कहाँ से लियो, मुझे बहुत ही पसंद आया। और याओ मन में सोच रही होती है कि मैं तो बस नॉवेल पढ़ रही थी और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं इस नॉवेल के अंदर आ गई और इसकी सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई। लेकिन अगर मैं इस हीरोइन का ये मैजिकल पेंडेंट उसे ले लूंगी तो फिर नॉवेल की हीरोइन मैं बन जाऊंगी। तभी जियांग एनी से कहने लगता है कि याओ को ये नेकलेस बहुत ही पसंद आया, तो अगर तुम इसे याओ को दे दोगी तो मैं तुम्हें माफ भी करूंगा और तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में भी बुलाऊंगा। एनी मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि इसे मेरे मैजिकल पेंडेंट के बारे में पहले से कैसे पता है, लेकिन चाहे जो भी हो, अगर ये पेंडेंट ही मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर ये मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। और फिर एनी इस पेंडेंट को उसे देने का नाटक करके इसे नीचे फेंक देती है और वो पूरा टूट जाता है। तो ये देखकर फिर याओ को बहुत ही बुरा लगता है। जियांग कहता है कि जाने दो, ये ज्यादा ही कुछ भाव खा रही है, और वो यहाँ से याओ को लेकर चला जाता है। एनी सोच लेती है कि इस लाइफ में तो मैं इस जियांग से कोई लेना देना नहीं रखने वाली हूँ और अब मुझे जल्दी से जल्दी अच्छे से जीने के लिए सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। फिर सबसे पहले तो एनी अपने उस 8,000 से एक स्टेनलेस स्टील का डोर खरीदने जाती है। तो फिर स्टाफ उसे बताती है कि हाँ मिल जाएगा, क्योंकि एक और बंदा है जो कल तक स्टेनलेस स्टील का डोर अपने घर के दरवाजे पे लगवाना चाहता है और वो वहाँ पीछे आया भी होता है। तो स्टाफ उसे दिखाने लगती है कि वही बंदा है और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम शियन है। एनी यहाँ स्लिप होकर गिरने वाली होती है, तभी शियन जल्दी से उसे बचा लेता है। तो एनी उसे देखती रह जाती है और वो सोचती है कि वो भी उसकी तरह स्टेनलेस स्टील का डोर कल तक ही लगवाना चाहता है। ऐसा क्यों? उसे शक होता है कि कहीं ये भी मेरी तरह रीबॉर्न तो नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर शियन तो चला जाता है और एनी सोचती है कि उस बंदे के ऊपर से इतनी ज्यादा ब्लड की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। फिर उसके बाद एनी अपने मैजिक से अपनी उस स्पेस पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने अब बहुत सारे खाने पीने के सामान खरीद के रखी होती है और वो सोचती है कि अभी तो सारे जरूरत के सामान और बचे हुए और खास करके मेडिसिन भी, इनके बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। और वो सोचती है कि जो इतनी ज्यादा ठंडी आने वाली है उसके लिए भी उस जरूरत की चीजें खरीदनी है। फिर एनी पावर से अपने घर में वापस से पहुंच जाती है और तभी इसे जियांग का कॉल आया होता है और वो इसे कहने लगता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले तुम्हारे लिए स्कूल के पास कोई घर छोड़ के गई है, तो क्यों ना तुम उसे मुझे भेज दो। एनी सोचती है कि अरे हाँ, मैं तो उस घर के बारे में भूल ही गई थी। मुझे याद है वो घर इतने नीचे एरिया में था कि वहाँ पर इतनी इजीली फ्लड भर गया था और मेरा तो पूरा नुकसान ही हो गया था। इसलिए अच्छा है कि अब इस लाइफ में मैं इस घर को इस चीटर को बेच देती हूँ और उससे जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं अपनी जरूरत का सामान खरीद सकूंगी। और वो मन में सोचती है कि इस चीटर से मैं बस इतना ही फायदा उठा रही हूँ, इसके लिए यही काफी समझना चाहिए। वो फिर उससे कॉल पे कह देती है कि ठीक है, तुम्हें अगर खरीदना है तो फिर तुम्हें मुझसे अभी डील करनी पड़ेगी। और फिर वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए जाती है और तभी वो देखती है कि जियांग यहाँ पर याओ के साथ होता है और उससे बता रहा होता है कि देखा, वो मुझे इतना लाइक करती है कि अपना इतना महंगा घर मुझे पूरे हाफ प्राइस में देने के लिए तैयार हो गई है। सोचो आप, मैं उसका कैसे फायदा उठाने वाला हूँ। फिर जैसे वो यहाँ एनी को देखता है तो उसे कहने लगता है कि देखो, तुमने मुझसे अब डील कर चुकी हो तो तुम्हें 2 मिलियन में मुझे अपना घर अब देना पड़ेगा और चलो हम लोग लोन का प्रोसीजर अब हैंडल कर लेते। तो फिर एनी मन में सोचती है कि इस लोन के प्रोसीजर में पूरा आधा महीना लग जाने वाला है और इतना देर में वेट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो कहती है कि सीनियर, मैं जानती हूँ आप कितने मुश्किलों से पैसे कमाते होंगे, तो क्यों ना आप मुझे डायरेक्टली कैश में 1 मिलियन दे दो और हम लोग अभी डील कर लेते हैं। जियांग तो 1 मिलियन सुनकर और खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कितनी स्मार्ट हो, और मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा स्टूपिड है। और फिर वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगता है और फिर वो बड़ा खुशी खुशी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके सील भी लगा देता है। तो एनी से कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम मुझे 1 मिलियन ट्रांसफर कर दो। फिर वो पैसे ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि देखो, अब बाद में रिग्रेट मत करना। फिर याओ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए एनी से कहने लगती है कि सच में तुम कितनी बड़ी फूल हो, जियांग के प्यार में तुम इतनी पागल हो कि तुम्हें इतना महंगा घर उसे 1 मिलियन में दे दी। और तभी यहाँ आसपास जो भी लोग जा रहे होते हैं वो भी सुनने के बाद एनी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कितनी स्टूपिड लड़की है, इसने पूरे 5 मिलियन के घर को 1 मिलियन में बेच दिए, ऐसी पागल तो हमने कभी देखी ही नहीं। याओ और जियांग भी इस पर हंस रहे होते हैं और फिर जियांग कहने लगता है कि अब मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट कर रहा हूँ। और वो याओ के साथ चला जाता है। एनी मन में सोचती है कि अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सारे सप्लाईज और मेडिसिन दोनों खरीद सकती हूँ
और जो ये घर खरीद के गया है ना, इसकी कीमत तो अब 2 दिन बाद 1 कटोरे चावल जितनी भी नहीं रहेगी। और रिग्रेट तो अभी ये लोग करने वाले हैं। और फिर इसके बाद एनी यहाँ से मॉल जाती है और वो बहुत सारी और भी खाने पीने की चीजें खरीदती है, साथ ही साथ बहुत सारी मेडिसिन भी खरीदती है। तो बेचने वाले लोग तो शौक रह जाते हैं कि वो तो इतना खरीद रही है जैसे दुकान खोलने वाली है। एनी वो सारे सामान को अपने इस सीक्रेट स्पेस में आके रख लेती है और वो सोचती है कि अब मैंने अच्छी खासी चीजें जमा कर चुकी हूँ, अब मेरे पास खाने के लिए भी 500 किलो चावल है और इस वजह से अब मेरे पास दुनिया खत्म होने के टाइम पर कोई भी कमी नहीं रहेगी और मैं आराम से जीऊंगी। फिर इसके बाद एनी एक कपड़ों के स्टोर जाती है और वहाँ पर वो बहुत सारे कपड़े, साथ ही साथ ठंडी के लिए भी कोट वगैरह खरीद रही होती है, जो कि वहाँ पर होता नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि एक दिन में वो उसके घर तक डिलीवर हो जाएगा। एनी सोचती है कि चलो 24 घंटे का टाइम है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 8 बजे के पहले के टाइम पर पहुँच जाए, नहीं तो फिर दुनिया खत्म होने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर एनी जब अपने बिल्डिंग में पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी नेबर वाला जो घर था वहाँ पर तो पिछली लाइफ में कोई भी नहीं रहता था, लेकिन अब वहाँ पे कोई रह रहा है और उसने भी स्टेनलेस स्टील का डोर लगवाया होता है। तो वो काफी शौक होती है। इतने में उस घर से कोई बाहर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि शियन होता है और उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है। वो उसे कहने लगता है कि दो सिस्टर को हेलो बोलो, तो फिर दो से हेलो बोल देती है। एनी सोचती है कि अच्छा तो ये इसकी बेटी होगी। फिर वो अपना घर की तरफ जाने लगती है और सोच रही होती है कि ये बंदा मुझे दिखने में बिल्कुल भी कोई बुरा इंसान नहीं लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग और याओ यहाँ अपने घर पे बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं और इन लोगों ने अपने फ्रेंड्स लोग को भी इनवाइट करे होते हैं। तभी याओ कहने लगती है कि एनी इसी बिल्डिंग में 18th फ्लोर पे रहती है ना, तो चलो वहाँ पर चलते हैं, मुझे उसके घर पे भी थोड़ा रहना है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे बोलूंगा ना तो वो हमें अंदर ले लेगी। या सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं कि इतनी आसानी से वो मैजिकल स्पेस डिसअपियर होगा, इसलिए मुझे इस बारे में पता लगाना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एनी यहाँ अपने घर पे होती है और तभी इसे जियांग का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि देखो हम लोग कैसे मेरे घर पे बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम भी यहाँ पर आ जाओ और पार्टी में एंजॉय करो। एनी ये सारी खाने पीने की चीजों का फोटो देखकर सोचती है कि ये लोग कितना खाना वेस्ट कर रहे हैं और अब जब ये दुनिया खत्म होने का टाइम आएगा ना तो फिर ये लोग जमीन पे से भी उठा के खाना खाएंगे। वो सोचती है कि वो अगर मुझे कॉल भी करेगा तो मुझे पता नहीं लगने वाला, मैं अपना सोने जा रही हूँ। फिर इसके बाद एनी को कॉल आती है कि उसने जो विंटर के कोट ऑर्डर करी थी वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ते में तूफान आ गया है, तो चाहिए तो वो बीच रास्ते में खुद आकर लेके जाए। तो एनी सोचती है कि मैं जल्दी से जाकर ले लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में जब ज्यादा ही ठंडी का टाइम आ जाएगा तो सभी फ्रीज हो जाएंगे और मेरा क्या हाल होगा। फिर वो जाती है और अपने सारे सामान डिलीवरी वाले से लेकर जब वापस आ रही होती है तभी बहुत आंधी तूफान होता है और एनी इतनी हवा में ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। तभी शियन उसे गिरने से फिर से बचाता है और जब वो यहाँ से जाने लगता है तो एनी उसे कहती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे जा रहे हो, देखो 5 मिनट में दुनिया खत्म होने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले घर आ जाना। तो वो कहता है कि ठीक है और वो चला जाता है। एनी सोचती है कि ये भी तो मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है ना, तो ऐसे टाइम पर ये बाहर क्यों जा रहा है, इसके पास तो बेटी भी है घर पे। वो इस आवाज देकर कहने लगती है कि मुझ पे बिलीव करो, मैं सही कह रही हूँ। तो फिर भी यहाँ से शियन तो चला जाता है। फिर एनी जब वापस से अपनी बिल्डिंग में आती है तो इसे ग्राउंड फ्लोर पर ही जियांग और याओ और उन लोगों के दोनों फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। ये लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही थी कि दुनिया खत्म होने वाली है। याओ सोच रही होती है कि मैंने नॉवेल में पढ़ी थी कि जो हीरोइन है ये स्पेस गर्ल है, और वैसे मैंने पूरी नॉवेल तो नहीं पढ़ी थी लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये बस एक नॉर्मल सीईओ और हीरोइन वाली नॉर्मल स्टोरी है। फिर एनी इन लोग से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग को बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, और वो जाने लगती है। तो वे लोग उसे जाने नहीं दे रहे होते और जियांग कहने लगता है कि याओ तुमसे इतना अच्छे से बात कर रही हो और तुम कितना रूड बिहेवियर कर रही हो। फिर जियांग और याओ दोनों मिलकर एनी की फिर से मजाक उड़ाने के लिए उसी बात को वापस से निकालने लगते हैं कि कैसे उसने अपना 5 मिलियन वाला घर उसे 1 मिलियन में बेच दी। तो ये सुनने के बाद बाकी क्लासमेट भी हंसने लगते हैं कि वो कितनी बड़ी फूल है। एनी मन में सोचती है कि फूल मैं हूँ कि तुम लोग हो, वो तो अभी तुम दोनों को जल्दी पता लगी जाएगा। फिर यहाँ जियांग से कहता है कि याओ को तुम्हारे घर पे रहना है और अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो एक रात के लिए याओ को अपने घर पे रख लो। एनी सोचती है कि पिछली लाइफ में याओ जब उसके घर पे आई गई थी तभी उसका मैजिकल पेंडेंट उसके हाथ लग गया था और वो उसके सीक्रेट मैजिकल स्पेस में भी पहुंच गई थी
और फिर दोनों ने उसे अपने असली रंग दिखा दिए थे और उसे मार दिए थे। ये सारी चीजें याद करने के बाद एनी इन लोगों से कह देती है कि मेरे घर पे रहना ये तुम लोग सपने में ही सोचना। तो जियांग कहता है कि अभी मौसम ठीक नहीं है ना, बस तब तक के लिए वो रुकेगी और जब मौसम ठीक हो जाएगा तो वो चली जाएगी। तो फिर एनी कहती है कि मैंने बोली ना मौसम ठीक नहीं होने वाला है, इसलिए अब हटो मेरे रास्तों से, मुझे अपने घर जाने दो। तभी जियांग उसके हाथ से उसके कोट को ले लेता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये मेरे लिए गिफ्ट है। फिर वो तुरंत ही उसे खोल के देखता है तो उसे कलर पसंद नहीं आता और वो उसे रिटर्न करता है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती है कि अच्छा वो दे दिया, अब तुम बाद में मुझसे भीख भी मांगोगे ना तो भी मैं इसे तुम्हें पहनने नहीं दूंगी। तो फिर ये लोग एनी के ऊपर और हंसने लगते हैं कि तुम क्या छोटी बच्ची हो जो ये सारी चीजों के बारे में सोचती हो, दुनिया ऐसे थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। एनी कहती है कि वो तो अभी तुम लोग को पता लग ही जाएगा। और फिर वो तुरंत ही टाइम दिखने के बाद नंबर काउंटिंग्स करते हुए अपना एलिवेटर में चली जाती है और ये लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि मौसम तो इतना अच्छा हो चुका है और ये कह रही है कि दुनिया खत्म होने वाली है। इतने में अचानक से मौसम फिर पूरी तरीके से खराब हो जाता है और जोर जोर से बारिश होने लगती है और बहुत ही ठंडी हवा भी चल रही होती है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सच कह रही होगी। तभी याओ कहती है कि तुम लोग इस पर कैसे बिलीव कर सकते हो, बस वापस से मौसम खराब हो गया तो थोड़ी ना ये जो बोल रही हो सच है। फिर जियांग या एनी को देखकर उसे कहने लगता है कि तुम ये कोट मेरे लिए लेकर आई थी ना, तो लाओ इसे मुझे दे दो। तो वो कहती है कि तुम क्या पागल हो, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। तो फिर ये सभी कहने लगते हैं कि आखिर हम तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तुम क्या हमें ठंडी में यहाँ मरते हुए देखना चाहती हो, लाओ इसे दे दो। तो फिर एनी कहती है कि आखिर तुम लोग ठंडी में मरो या कैसे भी मरो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर जियांग उसे धमकी देने लगता है कि तुम ऐसे कैसे हमें नहीं दोगी, हम लोग तुमसे छीन के रहेंगे। और वो आगे बढ़ रहा होता है तो फिर एनी तुरंत ही अपनी रॉड निकाल कर उसे डरा देती है और फिर वो अपना एलिवेटर में चली जाती है और ये लोग बस देखते रह जाते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कि देखना ये मौसम वापस से ठीक हो ही जाएगा और वो बस हमारे साथ मजाक कर रही थी, ऐसे कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर ये लोग वापस से जियांग के घर पे आ जाते हैं और जो भी बची कुछ चीजें होती है उसे भी खत्म कर चुके होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बहुत भूख लग रही है, आखिर कहाँ से लोग खाना लाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एनी तो मजे में भरपेट खाना खाती है और फिर वो मैजिक से टेलीस्कोप लाकर बाहर की चीजें देख रही होती है कि बाहर कितनी बारिश हो रही है। वो सोचती है कि ऐसे मौसम में तो कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा होगा और कुछ खाने के लिए भी नहीं खरीद पा रहा होगा, लोग बेचारे कैसे बिना खाने के रह रहे होंगे। एनी को अपने सारे क्लासमेट्स का भी ख्याल आता है और वो सोचती है कि जरूर वो लोग भी भूखे होंगे। तभी इतने में एनी को दो दो की रोने की आवाज आती है तो वो जल्दी से मैजिक से ये सारी चीजें क्लीन करने के बाद जल्दी से जियांग के घर के बाहर जाकर दो दो को आवाज देने लगती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो दो दो फिर दरवाजा खोलकर रोते हुए उसे बताने लगती है कि भाई मिसिंग है। तो फिर ये सुनने के बाद एनी को समझ आता है कि अच्छा तो ये लोग सिबलिंग्स है, ना कि डैड और बेटी। दो दो रोते हुए कह रही होती है कि भाई को भी अब मैं नहीं चाहिए हूँ, जैसे मेरे मॉम डैड भी चले गए मुझे छोड़ के। तो फिर एनी उसे शांत कराने लगती है और कहती है कि तुम्हारा भाई जरूर बाहर कुछ सामान लाने के लिए गया होगा और देखना वापस आ जाएगा, तो क्यों ना तुम जब तक मेरे साथ रहो। तो फिर दो दो मान जाती है तो एनी उसे अपने साथ अपने घर पे ले आती है और उसे मेडिसिन पिला देती है और फिर तभी वो उसके पैर की चोट देखकर पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे आई। तो दो दो बताती है कि मेरे भाई ने मुझे मारा है। फिर थोड़ी देर बाद एनी के दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो वो दरवाजा खोलते ही देखती है कि यहाँ पर शियन आया हुआ है। वो उसे उसका नोट दिखाता है। एक्चुअली में जब उसने दो को अपने घर लेकर आ गई थी तो उसने उसके घर के बाहर नोट चिपका दी थी कि दो मेरे साथ है, मैं तुम्हारी नेबर हूँ। फिर यहाँ पर शियन उसे पूछने लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे घर पे। तो फिर वो उसे डांटने लगती है कि तुम आखिर कैसे भाई हो, आखिर कौन अपनी बहन को इस तरीके से मारता है, हाँ आखिर वो है तो एक बच्ची। तभी इतने में जल्दी से दो से बताने लगती है कि एक्चुअली भाई मुझे बॉक्सिंग सिखा रहे थे और तभी मेरी गलती की वजह से मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। तो ये सुनने के बाद फिर एनी को समझ आता है कि मैंने तो इसे गलत समझ ली। फिर वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर उसे भी अपने घर में आने के लिए बोलती है और कहती है कि यहाँ बैठ जाओ। तभी दो जल्दी से एनी को अपनी बॉक्सिंग स्किल्स सिखाने लगती है और उसकी स्किल्स देखकर एनी सोचती है कि ये तो मिलिट्री बॉक्सिंग है, तो लगता है ये बंदा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा। फिर यहाँ एनी तो दो की तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितनी ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो दो तारीफ करती है कि सिस्टर आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, भाई तो मेरी कभी तारीफ नहीं करते। यानी शियन को इस बारे में बताती है कि दो को असल में फीवर था तो मैंने उसे अभी मेडिसिन दे चुकी हूँ।
तो शियन पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर हो? तो वो कहती है कि डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत मेडिसिन की नॉलेज है। फिर इसके बाद एनी जब ये मेडिसिन का बॉक्स उठा के लेके जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि शियन अपनी टी शर्ट उतार रहा है। तो वो चिल्लाने लगती है कि ये क्या सी हरकत है, और यहाँ पर तुम्हारी बहन भी खड़ी है। तो फिर वो तुरंत ही दो को अंदर रूम में जाने बोलता है और उसे अपनी चोट दिखाने लगता है। तो एनी कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें चोट लगी हुई है। वो इससे बताने लगता है कि कुछ रास्ते में उसे ये चोट लगी थी। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दो इस मेडिसिन लगाने के लिए। एनी समझ जाती है कि इसकी बॉडी को देखकर तो लगता है कि ये कोई सोल्जर होगा। फिर वो कहती है कि ठीक है बैठो। फिर एनी जब उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है तो शियन उससे पूछता है कि पहले तुम मुझे कह रही थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो मैं सारी चीजें पहले से भरा लूं। एनी मन में सोचती है कि इसने मेरी बातों पे बिलीव कर लिया या फिर ये भी मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है। फिर एनी उसका अच्छे से बैंडेज करने के बाद जब यहाँ से उठ रही होती है तभी इतने में शियन भी उठ रहा होता है और दोनों ही गलती से एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एनी जल्दी से उससे दूर हो जाती है और उसके बाद वो अपने लिए और शियन और दो के लिए भी नूडल्स बनाती है और ये लोग खाने के लिए बैठते हैं। तभी शियन कहने लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। तो फिर एनी कहती है कि चुपचाप से खा लो, क्या तुम चाहते हो कि दो भी भूखी रहे? तभी यहाँ दो जल्दी से नूडल्स को टेस्ट करने के बाद एनी की तारीफ करने लगती है कि सिस्टर आपने तो कितना अच्छा बनाई हो, भाई तो राइस को कितना गंदा बनाते हैं। तो शियन कहता है कि खाते वक्त ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। फिर इतने में जियांग दरवाजे पे नॉक करते हुए एनी का आवाज दे रहा होता है। तो एनी जल्दी से दो से कहती है कि तुम नूडल्स लेकर अंदर चली जाओ। और फिर यहाँ शियन भी वॉल के पास छुप जाता है और एनी जाके दरवाजा खोलकर देखती है कि यहाँ पर जियांग याओ और उन लोग के फ्रेंड्स आए होते हैं। याओ कहने लगती है कि अंदर से नूडल्स की स्मेल आ रही है, तुम नूडल्स खा रही हो। वो लोग इसे मनाने लगते हैं कि तुम ये नूडल्स हमें भी खाने को दे दो, हम लोग तुम्हें इसका डबल प्राइस देंगे। तो एनी मना करती है कि मैं बेच नहीं रही हूँ। तो फिर जियांग उसे मनाने लगता है कि देखो मुझे भी भूख लगी है तो हमें कुछ खाने को दे दो, तो मेरे लिए इतना तो करोगी ना, देखो अगर तुम हमें खाने को दोगी तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ मूवी के लिए चलूंगा, तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहती थी ना। तो एनी इन लोगों को चिल्लाकर साफ कह देती है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी कुछ नहीं देने वाली हूँ। तो फिर जियांग उसे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे फोर्स करने पर मजबूर करोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तो एनी फिर से उसे रॉड दिखा के डराती है कि अगर तुम हिम्मत तो करके देखो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर वो बाहर डॉग के लिए खाना फेंकती है और कहती है कि तुम लोग से तो बेहतर है कि मैं डॉग को खाना दे दूं, लेकिन तुम लोग को नहीं, चलो अब निकल जाओ यहाँ से। पर ये लोग तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते और एनी को बातें सुना रहे होते हैं। तभी फिर शियन भी एनी के पास आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरी कोई हेल्प की जरूरत है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अकेले सॉल्व कर लूंगी। तभी फिर उसे देखते के साथ ही याओ कहती है कि अच्छा, तो तुमने पहले से किसी मैन को ढूंढ के रखी हो, तभी तो तुम ऐसी बिहेवियर कर रही हो। वो तुरंत ही फिर शियन को बताने लगती है कि ये एनी बहुत ही बेकार लड़की है, तो क्या तुम्हें ये चाहिए? शियन कहता है कि तुम लोग को उसे क्या करना है। तभी यहाँ पर फिर जो इन लोग के फ्रेंड्स होते हैं वो तो शियन को देखकर उसके और जियांग के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि सच में ये तो जियांग से कई गुना ज्यादा बेहतर है और उससे हैंडसम भी है। फिर जियांग भी कहने लगता है कि सच में तुम्हें ऐसी टाइप की लड़की चाहिए जो कि मेरे पीछे पागल है और ये मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर शियन एनी की साइड लेते हुए जियांग का मजाक उड़ा देता है और कहता है कि एनी ने जब तुम्हें चूज ही नहीं करी है तो यहाँ पर तो एम्बेरस तुम्हें होना चाहिए। फिर एनी इन लोग से कहती कि ठीक है, तुम लोग को खाना चाहिए ना, तो मैं तुम लोग को ज्यादा पैसे में बेचने को तैयार हूँ। तो वो लोग तो खुश जाते हैं और कहते हैं कि बताओ कितने प्राइस में बेचोगी। तो एनी कहती है कि पूरे 1 बिलियन में। ये सुनते के साथ ही फिर जियांग से चिल्लाता है कि तुम हमें लूट रही हो, देखना मैं तुम्हारे घर को बहुत ही महंगे प्राइस में बेचूंगा ना, तो फिर मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। एनी तो मन में हंसती होती है कि जब ये बेचने जाएगा ना तो इसे पता चलेगा कि इसका तो अब नुकसान होने वाला है। फिर वो इन लोग को चिल्लाकर यहाँ से भगा देती है और दरवाजा भी बंद कर लेती है। तभी शियन उसे समझाने लगता है कि ये ट्रिक्स आगे भी काम नहीं करने वाली है। तो एनी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, फिर क्या किया जाए। तो शियन कहता है कि एक काम करते, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाता हूँ और तुम मेरी सिस्टर को स्टडी करने में हेल्प करो। फिर एनी जब दो को पढ़ा रही होती है तो वो देखती है कि दो को तो पहले ही इतना कुछ आता है और उसका IQ लेवल इतना ज्यादा है। फिर वो यहाँ पर जैसे उसे कुछ लिखने के लिए बोलती है तो दो कहती है कि मेरा पढ़ के हो गया, मैं खेलने जा रही हूँ, और वो तुरंत ही खेलने के लिए भाग जाती है। तो एनी समझती है कि अब मुझे पता चला कि उसने मुझे क्यों इसे पढ़ाने के लिए बोला था, क्योंकि ये कितनी शरारती है। फिर इतने में शियन उससे आवाज देता है और कहता है कि चलो उसे तो पढ़ा के हो गया, अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। फिर शियन एनी को जब मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है तो दोनों एक दूसरे के एकदम ही क्लोज आ चुके होते हैं। और तभी इतने में दो आकर इन दोनों कैसे देख लेती है और कहती है कि भाई आपने तो मुझे ये ट्रिक नहीं सिखाया,
तो फिर एनी और शियन जल्दी से दूर हो जाते हैं और दो कहती है कि आप दोनों हक करके रह सकते हो, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो रूम में भाग जाती है। फिर वापस ये लोग अपना सीखना कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग के घर पे उन लोग का सारा खाना खत्म हो चुका होता है। तो फिर जियांग यहाँ पर बहुत ही महंगी में खाना खरीदने लगता है। तो या उससे कहती है कि तुम पागल हो गए हो जो इतने महंगे नूडल्स खरीद रहे हो। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार बारिश रुक जाने दो, फिर वो जो मैंने एनी का घर उसे खरीदा हूँ वो मैं महंगे में बेच कर बहुत सारे पैसे कमाई लूंगा। फिर जियांग ये सारे खाने का फोटो एनी को भेज कर उसे दिखा रहा होता है कि देखो मेरे पास कितना सारा खाना है। एनी तो दूसरी तरफ अपने वेजिटेबल्स उगाने में लगी होती है और अपने प्लांट्स को पानी दे रही होती है और सोचती है कि बस अब जल्दी से वेजिटेबल्स आ जाए। तभी फिर वो जियांग का ये सारा फोटो देखकर सोचती है कि पागल लोग इतना महंगा में खाना खरीद रहे हैं और आगे खुद ही फंसने वाले। फिर वो सोचती है कि मुझे तो इसका कोई मैसेज भी नहीं दिखने, वो तो उसे ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ पर जियांग को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि देखना वो हमारे पास खाना मांगने के लिए जरूर आएगी। तभी इतने में इन लोगों के घर पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो इन लोगों का सारा खाना लूट कर चले जाते हैं और इन लोगों को देना ही पड़ता है क्योंकि वो लोग चाकू दिखा के डराते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब हमारा खाना तो चोरी हो गया लेकिन उस एनी के पास खाना है, तो चलो हम भी जाकर उसका चुरा लेते हैं। ये लोग प्लानिंग करते हैं कि एनी ने तो स्टील का दरवाजा लगा चुकी है तो क्यों ना लॉक वाले को बुलाकर उसका ताला चुपके से खोलकर उसके घर में चले जाए। फिर ये लोग लॉक खोलने वाले को साथ लेकर एनी के घर का लॉक खुलवाने के लिए लेकर जाते हैं। एनी जब अपने घर पे होती है तब उसे फील हो जाता है कि कोई उसका लॉक तोड़ रहा है। तो वो तुरंत ही अपना अंदर वाला दरवाजा खोलकर इन लोग को फिर से अपने रॉड से डराती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखे ना मेरा घर का दरवाजा तोड़ते हुए तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो लोग डर जाते हैं कि ये तो सच में उन्हें मार सकती है। जैसे वो लोग जा रहे होते हैं तभी वो लोग सामने शियन को खड़ा देखते हैं और फिर शियन यहाँ एनी के घर पे आकर उसके रॉड की धार देखने लगता है और कहता है कि क्या मैं इसे और शार्प करवाऊं। तो कहती है कि नहीं अभी इतना काफी है। फिर इतने में एनी को उसके कोई फ्रेंड जाओ का मैसेज आता है और वो उसे हेल्प के लिए बुला रहा होता है। तो एनी सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में जब मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे तो मेरा इकलौता यही फ्रेंड था जिसने मेरी हेल्प किया था, तो अगर उसे मेरी हेल्प की जरूरत है तो मुझे उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। फिर वो यहाँ शियन को बताने लगती है कि मैं अभी बाहर जाने वाली हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऐसे टाइम पर तुम बाहर जाओगी तो प्रॉब्लम में पड़ सकती हो। एनी कहती है कि मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड को मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं जाके रहूंगी। तो फिर शियन कहता है कि ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एनी कहती है कि ठीक है फिर वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाऊंगी। फिर दूसरी तरफ हम एनी के फ्रेंड जाओ को देखते हैं जिसकी क्रश ने उसे उसी के घर पे कैद करके रखी होती है और वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाई होती है। जाओ से खाना मांगने लगता है तो वो कहती है कि आखिर मैं तुम्हें खाना कैसे दे सकती हूँ, ऐसी बहुत ही थोड़ा खाना है और तुम खा लोगे तो हम दोनों क्या खाएंगे। जाओ कहता है कि तुम कितनी बुरी हो, एक तो मैंने तुम पे तरस खा के तुम्हें यहाँ अंदर अपने घर पे ले लिया और रहने को जगह दिया और तुमने यहाँ मुझे कैद करके रखी हो। तो फिर उसका बॉयफ्रेंड यहाँ जाओ को मारने लगता है और कहता है कि तुम बस चुपचाप से यहाँ बैठे रहो। तभी इतने में फिर एनी घर के बाहर पहुंच जाती है और वो जाओ का आवाज दे रही होती है। तो फिर लोग दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि जाओ यहाँ पर है ही नहीं और वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर रहता ही नहीं है, वो कहीं और रहने के लिए चला गया है। तो फिर एनी फिर यहाँ से जाने वाली होती है तभी इतने में जाओ अंदर से आवाज कर देता है और एनी फिर जल्दी से अंदर रूम में देखने जाती है और शियन इन लोग को पकड़ के रखता है ताकि वो लोग एनी को कुछ कर ना पाए। और फिर एनी अपने फ्रेंड जाओ को बाहर लेकर आ जाती है और जाओ को ये लोग रॉड पकड़ाते हैं और कहते हैं इन लोगों को तुम अच्छे सबक सिखाओ। तो फिर वो अच्छे से इन लोग को मार के सबक सिखाता है और फिर एनी और शियन के साथ उनकी कार में बैठकर यहाँ से जाने के लिए निकलता है। और फिर लोग सबसे पहले तो मॉल जाते हैं और ज़रूरत का बहुत सारा सामान ले लेते हैं और एनी कुछ सामान को वापस से अपने टाइम स्पेस वाली जगह पर पहुंचा देती है और इन लोगों को पता भी नहीं लगता है। पर वो सोचती है कि शियन को कुछ तो अंदाजा हो गया है तभी तो वो उसे थोड़ा प्राइवेट स्पेस देता है। फिर लोग जैसे ही कार से सारे सामान को वापस ले आते हैं तो एनी और ये लोग जैसे बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं तो जियांग और याओ मिलकर फिर से इन लोग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो अब तो बारिश रुक गई, तुम तो बड़ा कह रही थी कि दुनिया खत्म होने वाली है और हम लोग बचेंगे नहीं, देखो हम तो अब कॉलेज भी जा रहे हैं। और फिर एनी की जो एक क्लासमेट होती है वो तो उसका मजाक उड़ाते हुए बाहर जाती है और कहती है कि देखो कितना अच्छा हो जाना है और तुम कह रही थी कि अब यहाँ पर सर्दी आने वाली है। वो गोल घूम ही रही होती है कि तभी अचानक से कुछ ही सेकंड्स में सारी चीजें बर्फ होने लग जाती है और यहाँ तक कि वो भी पूरी बर्फ बन चुकी होती है। फिर सभी लोग जल्दी से इस बिल्डिंग का गेट बंद करते हैं और शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ही सर्दी आ गई। फिर शियन तो जल्दी से एनी को उठा के लेके जा रहा होता है कि उसे सर्दी लग जाएगी और फिर वो उसे और यहाँ पर उसके फ्रेंड को भी घर में ले आता है और ये लोग जल्दी से चीजें ओढ़ रहे होते हैं। एनी कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिक्र मत करो, मैं जल्दी से हॉट पॉट बनाती हूँ और अभी हम लोग अच्छा सा खाना खाते हैं गरम गरम। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग में सारे लोग भाग रहे होते हैं और बाहर चीजें देख रहे होते हैं कि कितनी जल्दी सब कुछ फ्रीज होता जा रहा है। सब
सभी लोग को यकीन आ जाता है कि सच में लगता है दुनिया खत्म हो रही है। तभी यहाँ पर जियांग याओ से कहता है कि चलो हम लोग एनी के घर पे चलते हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी तो शियन और अपने फ्रेंड जाओ के साथ मजे में बैठकर खाना खा रही होती है और ये लोग हॉट पॉट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इतने में घर के बाहर जियांग और याओ पहुंच जाते हैं और इन लोग आवाज देने लगते हैं। तो एनी जाके दरवाजा खोलती है और वो लोग देखने लगते हैं कि ये लोग तो मजे में गरम गरम खाना खा रहे हैं। एनी इन लोग से साफ कह देती है कि तुम लोग जाओ यहाँ से। तो फिर जियांग कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, देखो मैं भी तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। तो याओ से चिल्लाने लगती है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, मुझसे कह रहे थे कि मुझे पसंद करते हो और यहाँ उसका खाना लेने के लिए अब ऐसा बोल रहे हो। तो फिर वो सीधा से थप्पड़ लगाता है और कहता है कि बकवास मत करो, एनी बिल्कुल सही कहती है और वो सारी चीजें सच बोल रही है। फिर दोनों यहाँ आपस में फाइट करने लगते हैं। तो एनी कहती है कि शांत हो जाओ, मुझे कोई तुम दोनों की फाइटिंग देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, निकलो यहाँ से। जियांग बार बार एनी को मनाया जा रहा होता है। तो फिर एनी खाना लेकर आती है और कहती है कि तुम्हें खाना खाना है। तो वो तो बड़ा खुशी खुशी मुंह खोलता होता है। फिर तभी एनी ये खाना अपने मुंह में डालती है और उसे चिढ़ाती है और कहती है कि तुम जैसे ट्रैश नहीं सोचा भी कैसे कि मैं तुम पे यकीन करूंगी। तो ये देखकर फिर यहाँ शियन को खुशी मिलती है कि वो तो उसके जाल में फंसी नहीं। या उसे मनाने लगती है कि तुम्हारे पास इतना खाना है तो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लो। एनी कहती है कि मेरा खाना है इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे तुम लोग के साथ शेयर करना है कि नहीं, और मैं नहीं करना चाहती हूँ तो अब निकल जाए यहाँ से, और दरवाजा भी बंद कर लेती है। फिर यहाँ से जियांग और याओ जाने लगते हैं और याओ को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि ऐसी लाइफ मेरी होनी चाहिए थी, मुझे कैसे भी करके इससे वो मैजिकल स्पेस छीनना होगा। फिर एनी वापस यहाँ बैठकर खाना खाने लगती है। तो उसका फ्रेंड जो पूछने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पे रहूंगा। तो फिर शियन कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहना, क्योंकि एक लड़की के साथ रहना सही नहीं होगा। तो जो तुरंत ही एग्री करता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर तभी यहाँ पर शियन एनी से इस बारे में पूछता है कि 1 महीने बाद जब ठंडी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर बेस बन जाएंगे, तो क्या तुम मेरे और दो के साथ बेस पर चलोगी। एनी मन में सोचती है कि मेरी पिछली लाइफ में मैं तो बेस बनने के टाइम तक तो जी ही नहीं पाई थी, लेकिन अभी मैं 18th फ्लोर पे सेफ हूँ, तो क्या पता इस घर से जब मैं बाहर जाऊंगी तो सेफ नहीं होंगी। तो फिर वो शियन से कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। वो कहता है कि ठीक है, फिर सोच के मुझे बातें बता देना। और वो एनी से कहता है कि वैसे अभी डिनर के बाद हम लोग वापस से मार्शल आर्ट सीखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सुनकर दो खुश होकर एनी को देख रही होती है और एनी भी बड़ी स्माइल कर रही होती है। तो जो कहता है कि आखिर ये तुम लोग के बीच में क्या चल रहा है। फिर वो एनी और शियन दोनों को ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है और वो उन लोग को ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर याओ को समझाने लगता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उन लोगों को गुंडे से हाथ मिला लेना चाहिए। वो इसे समझाता है कि तुम अभी गुंडे की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो और फिर बस एक बार हम लोग बेस तक पहुंच जाए फिर हम सभी सेफ हो जाएंगे और हमें खाना भी मिलेगा। तो याओ मन में सोचती है कि ये तो सच में किसी काम का नहीं है, लेकिन चलो वो जो गुंडे का बॉस है वो बहुत ही पावरफुल है, उसके साथ रहूंगी तो मेरा फायदा ही रहेगा। फिर ये इसके साथ मिलकर उस गुंडे के बॉस से मिलने जाती है और जियांग यहाँ पर याओ को देने की उससे बात करता है। तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से खाने पीने के लिए चीजें दूंगा। तो वो तो मान जाती है और फिर वो यहाँ जियांग को भी अपने पास काम पे रख लेता है। जियांग उसे बताने लगता है कि मेरी जो क्लासमेट एनी है उसके पास बहुत सारा खाना है, तो क्यों ना चलो उसके पास से खाना लूट कर लेकर आते हैं। तो ये गुंडों का बॉस अपने सारे चेलों को समझा देता है और फिर लोग खाना लेने के लिए जैसे ही एनी के घर के बाहर पहुंचते हैं तो जैसे ही वो लोग गेट को टच करते हैं तो इन्हें करंट लगता है और ये लोग को बहुत गुस्सा आती है कि वो लड़की कितनी चालाक है। तभी इतने में एनी यहाँ पर जाओ और शियन दोनों के साथ मिलकर इन सभी को सबक सिखाने पहुंच जाती है। वो लोग कहते हैं कि देखो तुम चुपचाप से हमें खाना दे दोगी तो फिर ये फाइट होगी ही नहीं। एनी कहती है कि अब मैं तुम लोग को पागल देखती हूँ और वो तो फाइट करने के लिए तैयार होती है और इन लोगों को बंदूक से डराने लगती है। तो पहले तो इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो लोग कहते हैं कि जरूर ये नकली होगी और वैसे भी एक लड़की कहाँ ही बंदूक चला सकती है। और वो लोग आगे जियांग को भेजते हैं तो एनी तो यहाँ पर बिना सोचे समझे बंदूक शूट कर देती है पर उसमें से गोली तो नहीं निकलती, पर जियांग तो डर जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। और फिर इन लोग को लगता है कि देखा ये खिलौने वाली बंदूक थी और ये कितना डरपोक है, इतनी जल्दी डर गया। पर तभी शियन यहाँ एनी को बंदूक पकड़ के निशाना लगाना सिखाता है और वो जैसे ही शूट करता है तो कांच फूट जाता है और ये लोग डर जाते हैं कि ये बंदूक तो असली है। एनी भी शौक होती है, उसे भी लग रहा था कि ये नकली होगी, पर वो सोचती है कि इसने ये सब करने के लिए असली बंदूक लेकर आ गया। फिर यहाँ पर शियन वापस से निशाना लगाकर उसे सिखाने जा रहा होता है। एनी तो खुश होती है कि अगर इसने मुझे पहले से बताया था तो मुझे तो बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं लगता, मैं तो पहले से नकली समझ रही थी। तभी यहाँ सारे गुंडे के चेले तो डर जाते हैं कि ये असली बंदूक है और वो लोग तुरंत ही भाग लेते हैं और ये जो गुंडे का बॉस होता है वो भी तुरंत ही निकल लेता है। और फिर जियांग भी यहाँ पर पतली गली से निकल जाता है और कुछ भी नहीं बोलता।
फिर एनी शियन और जो के साथ वापस अपने घर पे आ जाती है और यहाँ पर वो शियन को थैंक्स करने लगती है। इतने में ये लोग न्यूज में सुनते हैं कि बताया जा रहा होता है कि सीक्रेट बेस तैयार हो चुका है, तो लोग जो भी सेफ है वो वहाँ पर आ सकते हैं, उन्हें वहाँ पर खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। तो फिर ये तीनों मिलकर कार में बैठकर यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं और इन लोग से कहने लगती है कि पता नहीं वो बेस कैसा होगा। तो फिर शियन कहता है कि फिक्र मत करो, वहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए सब कुछ ठीक है, खास करके उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो पूछने लगता है कि शियन आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तो फिर एनी कहती है कि इतने सवाल मत करो, आखिर हर किसी के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। फिर तभी इतने में ये लोग देखते हैं कि कार के सामने कुछ गुंडे आ गए हैं और तभी यहाँ पर दूसरी कार से याओ और जियांग भी उस गुंडे के बॉस के साथ होते हैं और वो लोग भी यहाँ पर इन सारे गुंडे लोगों की वजह से फंस जाते हैं। तो फिर एनी और शियन मिलकर इन लोगों के ऊपर तीर का निशाना लगाकर इन लोगों को मारने लगते हैं और यहाँ पर ये लोग एक लड़की की भी हेल्प करते हैं उसे बचाने में। और फिर यहाँ पर एनी और शियन जब मुसीबत में पड़ जाते हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो एनी शियन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने मैजिकल स्पेस में ले आती है और वो इसे अपने सीक्रेट स्पेस में लाने के बाद समझाती है कि यहाँ पर हम बस थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं और उसके बाद हमें वापस जाना होगा। फिर ये लोग वापस से वहीं पर ही जाके देखते हैं कि अब गुंडे जा चुके हैं, तो ये लोग जल्दी से जाके कार में बैठते हैं और तभी यहाँ शियन की बहन दो इन लोगों को सेफ देखकर खुश होती है और साथ में वो लड़की भी खुश होती है जिसकी इन लोगों ने जान बचाए थे। वो यहाँ जब इन लोगों को अपना पूरा नाम बताती है तो उसका सरनेम सुनते के साथ ही एनी को पता लगता है कि ये तो रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। फिर उसके बाद जैसे ये लोग बेस के बाहर तक पहुँचते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ बेस पर याओ का वो जो गुंडा बॉयफ्रेंड है वो अब सिक्योरिटी गार्ड बन चुका होता है और यहाँ पर याओ उसके लिए खाना लेकर आती है और मन में सोचती है कि मैं उसकी इतनी केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से रहना है। और फिर जैसे ही याओ एनी और बाकी सबको देख लेती है तो वो इसे बता देती है कि उन लोगों को यहाँ अंदर मत आने दो। तो फिर ये लोग सच में इन लोगों को यहीं पर ही रोक लेते हैं और अंदर नहीं आने दे रहे होते। तो फिर वो जो रिचेस्ट फैमिली की डॉटर मिस रॉन्ग होती है वो कहने लगती है कि ऐसे कैसे तुम लोग अंदर नहीं जाने दोगे, मैं अपने भाई को बोलूंगी तो फिर तुम लोग बचोगे नहीं। तो भी ये लोग यकीन नहीं कर रहे होते और उसे मामूली लड़की समझ रहे होते। तभी फिर जैसे उसका भाई बाहर आता है तो वो उसे सब बताने लगती है कि भाई देख लो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे और मुझे और इन बाकी सभी को बाहर से भगा रहे थे। तो फिर इसके भाई को गुस्सा आता है और वो इन सभी को यहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर याओ तो तुरंत ही बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। तो जो कमांडर मिस्टर लू होते हैं वो सोचते हैं कि उनकी बेटी भी सेम इतनी एज की होगी, इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है फिर तुम बेस में रुक सकती हो और वो उससे अंदर जाने बोलते हैं। तभी यहाँ पे मिस रोंग जो है वो अपने भाई और कमांडर दोनों को ही बताने लगती है कि इस लड़की और इसके फ्रेंड्स ने मेरी जान बचाई, तो प्लीज आप इन लोग को अच्छे से ट्रीट करना। तो फिर इसका भाई एग्री करता है कि वो लोग उसे अच्छे से रखेंगे। तभी एनी को देखकर कमांडर लू इस बारे में सोचे पड़ जाते हैं कि ये लड़की मुझे बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। फिर वो अपने एक गार्ड को काम देते हैं कि वो अपना और याओ और अपना और इस लड़की का दोनों के साथ ही डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें शक हो रहा है कि शायद उनमें से एक उसकी बेटी होगी। और फिर रोंग यहाँ बहुत ही खुश होकर यहाँ पर एनी और शियन और सभी से कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं और अपने अपने रूम में जाने बोलती है। तभी शियन जल्दी से एनी को अपने साथ रूम में लेकर जाने लगता है तो दो कहने लगती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तभी जाओ इसे कहता है कि फिक्र मत करो, अब तुम्हें जल्दी से सिस्टर इन लॉ मिलने वाली है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियन यहाँ एनी को रूम में लाने के बाद पहले वो सारी चीजें चेक करता है कि यहाँ पर कोई रिकॉर्डर वगैरह नहीं है। तो फिर वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो शियन बताता है कि मुझे तुम्हें अपना एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताना है। एनी कहती है कि मुझे पता है, तुम भी रीबॉर्न हुए हो ना। तो ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें पता है। एनी कहती है कि जब मैं तुमसे सबसे पहली बार मिली थी तभी मुझे पता लग गया था। तो फिर शियन उसे बताने लगता है कि अपनी पास्ट लाइफ में मैं अपनी सिस्टर दो का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाया था, इसलिए इस लाइफ में मैंने ठान लिया कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ और अपनी पुरानी लाइफ की मिस्टेक को सुधारने वाला हूँ। फिर वो एनी से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। तो एनी तो उसे किस कर लेती है और तुरंत यहाँ से बाहर चली जाती है। तो शियन भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब था। तो फिर एनी बताती है कि यही कि अब इस लाइफ में तुम मेरे मैन हो, समझे। तो फिर ये सुनते के साथ ही शियन फिर से उसे किस करता है और फिर जब ये दोनों साथ में बाहर आते तो दो फिर शियन से पूछने लगती है कि भाई जल्दी से मुझे बताओ कि क्या सिस्टर एनी अब मेरी सिस्टर इन लॉ बन चुकी है। तो फिर वो हाँ बोलता है तो दो तो बहुत ही ज्यादा ही खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस रोंग यहाँ एनी और बाकी सभी को बताने लगती है कि उसके भाई ने उसके सेफ होने की खुशी में सभी के लिए पार्टी रखा है और वो लोग आप मजे में खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं। तभी फिर यहाँ पर एनी और याओ के बीच में
फिर से आर्ग्यूमेंट होने लगता है और यह कहती है कि तुम लोग को पता है अब मैं कमांडर की बेटी हूँ, तो तुम लोग अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और वो यहाँ बड़ी इतरारी होती है। हम देखते हैं कि एनी और शियन तो मस्त अपनी डेटिंग लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और वो साथ में बाहर शॉपिंग पर भी जाते हैं। और ये सब देखकर याओ को बहुत ही जेलसी होती है और वो देखती है कि ये शियन तो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके पास तो बहुत ही महंगा वाला कार्ड भी है। तो फिर ये प्लानिंग करती है कि मुझे उस शियन को इस एनी से छीनना होगा। फिर वो जाकर मौका देखकर अकेले में शियन को सेडिस करने पहुंच जाती है, पर शियन इसे कोई भाव नहीं देता। तो फिर वो उसे दूसरा ऑप्शन देने लगती है कि देखो मैं कमांडर की बेटी हूँ और तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कितना फायदा निकलेगा। पर तभी भी वो इसे चिल्लाता है और इसे बंदूक से डराकर यहाँ से चला जाता है। एनी तो दो के साथ ये सब देख रही होती है और वो खुश होती है कि शियन सच में उसके लिए लॉयल है। फिर तभी यहाँ एनी को देखकर उसके पास जियांग आ जाता है और फिर से उससे खाने पीने की चीजें मांग रहा होता है। तो एनी उसे कहती है कि तुम याओ के पास जाओ ना, अब तो वो कमांडर की बेटी है, तुम्हें उससे बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये सुनकर जियांग खुश हो जाता है और वो याओ के पास चला जाता है। तो एनी सोचती है कि सच में ये कितना चालाक है, लेकिन अच्छी बात है ये जाए उसे तंग करे, मुझे नहीं। फिर ये जाकर याओ के पास खाने पीने की चीजें मांग रहा होता है। तो याओ कहती है कि ठीक है मेरे साथ चलो, और फिर वो उसे बाहर लेके जाती है और उसे बर्फ के पास फ्रीज होने के लिए छोड़ देती है। और जब वो फ्रीज हो जाता है तो ये बड़ी खुश होती है कि मेरे रास्ते का कांटा हट गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी और शियन जब यहाँ साथ में रूम में होते हैं तो फिर वो लोग फिर से यहाँ किस करने लगते हैं। पर तभी बीच में जाओ आ जाता है और बताने लगता है कि बेस पे बहुत सारे लोगों को बीमारी फैल रही है। तो फिर एनी को क्योंकि मेडिसिन की नॉलेज है तो वो उनकी हेल्प करनी चाहती है और वो यहाँ साइंटिस्ट को बताने लगती है कि उसके पास बहुत सारे वेजिटेबल्स है जिनको उगाया जाए तो फिर बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। पर तभी फिर याओ आकर कहने लगती है कि डैड आखिर इसका क्या ही फायदा है, लोगों को ये सब देने की जरूरत नहीं है, वो मरे तो ही अच्छा रहेगा। तो फिर कमांडर को इसकी बातें बहुत ही अजीब लग रही होती है और वो सोचते हैं कि एनी कितनी अच्छी लड़की और वहीं याओ कितनी अलग है। वो सोचते हैं कि याओ मेरी असली बेटी कैसे हो सकती है, उसकी पर्सनैलिटी मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। वो वापस से याओ और अपना डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवाने के लिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि याओ नहीं बल्कि एनी असल में उनकी बेटी है। एक्चुअली में पिछली बार इस याओ ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेंज करवा दी थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि एनी असल में कमांडर की बेटी है, लेकिन ये उसकी जगह छीनना चाहती है। अब यहाँ एनी तो शियन और बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों की जान बचाने में लग जाती है, पर याओ तो बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है ताकि एनी किसी की भी जान न बचा पाए और उल्टा वो फंस जाए। फिर कमांडर को फाइनली ये पता लग जाता है कि एनी असल में उनकी बेटी है, तो वो याओ की बिल्कुल साइड ही लेते और अपने गार्ड्स को बोलकर उसे यहाँ से बाहर निकलवा देते। फिर वो एनी से कहते हैं कि आखिर तुम मेरी असली बेटी हो और वो उसे सॉरी कहने लगते हैं कि इतने टाइम से उन्होंने उसे ढूंढ ही नहीं पाए थे और अब फाइनली वो उन्हें मिल गई है। और फिर जब याओ बाहर फ्रीज होके मर रही होती है तो एनी और शियन दोनों बाहर उसे देखने जाते हैं। तो यहाँ पर याओ एनी को बहुत सारी बातें सुनाने लगती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस नॉवेल में आई थी और सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर बन गई और मेरे साथ इतना सब कुछ बुरा हुआ। शियन और एनी को ये सुनने के बाद अब ये चीज पता लगती है कि वो लोग नॉवेल के अंदर है। फिर फाइनली बेस के सारे लोग खुश होते हैं कि अब वो लोगों ने इतनी सारी मुश्किलें सॉल्व कर ली, अब वो लोग दूसरे बेस पर जाएंगे। पर तभी यहाँ पर जो दूसरे बेस के सोल्जर है वो इन पर अटैक करने आ जाते हैं। पर तभी शियन को जब ये लोग देखते हैं तो फिर उसे अच्छे से ग्रीट करने लग जाते हैं और वो उन्हें ऑर्डर देते हैं यहाँ से जाने के लिए। एनी ये देखकर सोचे पड़ जाती है कि उसे पहले से ही लगा था कि शियन की कुछ स्पेशल आइडेंटिटी है और अब जाके प्रूफ हो गया कि वो इन सोल्जर्स का हेड है। इतने में ठंडी का मौसम चले जाता है तो ये सभी खुश जाते हैं, पर फिर अचानक से बहुत ही तेज गर्मी आने लगती है। तो ये लोग को पता लग जाता है कि ये चीज तो अब कंटिन्यू होती रहेगी और अब इसको तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।